नमस्कार और स्वागत है अप्रैल 2026 के संस्करण में मैक्रो और मार्केट अपडेट में। आज हम 2026 की सबसे महत्वपूर्ण भूराजनीतिक घटनाओं में से एक मध्य पूर्व संघर्ष जो 28 फरवरी 2026 को भड़का था में गहराई से चर्चा करेंगे। हालांकि मिडिल ईस्टर्न क्षेत्र हमेशा से ही भूराजनीतिक रूप से संवेदनशील रहा है, लेकिन इस बार स्थिति अलग है और इस बार दांव बहुत ऊंचे हैं, खासकर वैश्विक एनर्जी मार्केट्स और उन देशों के लिए जो इंपोर्टेड फ्यूल पर भारी निर्भर हैं, जैसे कि भारत। आज हम कारणों, वैश्विक इकोनॉमिक प्रतिक्रिया, मार्केट पर प्रभाव और भारत विशिष्ट असर को विस्तार से समझेंगे। इसका इमीडिएट कारण था गल्फ क्षेत्र में कॉन्फ्लिक्ट का तेजी से फैलना, जिसके साथ ही ईरान ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से गुजरने वाले लगभग सभी समुद्री मालवाहक जहाजों को एक तरफा रोक दिया। यह संकरा जलमार्ग, जो पर्शियन गल्फ को वैश्विक समुद्री मार्गों से जोड़ता है, वैश्विक एनर्जी प्रवाह की धमनी है, जो दुनिया के 20% कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस का परिवहन करता है। पिछले मिडिल ईस्ट के संघर्षों ने कीमतों को प्रभावित किया है, लेकिन इस बार यह वैश्विक ऊर्जा सप्लाई के भौतिक चोक पॉइंट को प्रभावित कर रहा है। 2022 में रूस की आपूर्ति बाधा के विपरीत, जिसे आंशिक रूप से मार्ग बदलकर संभाला गया था, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज का कोई सार्थक विकल्प नहीं है। इससे आज का झटका एक प्योर एनर्जी आपूर्ति बाधा बन जाता है, जो वैश्विक बाजारों ने दशकों से नहीं देखी है। साथ ही ईरान, कतर और पूरे क्षेत्र में तेल और गैस के बुनियादी ढांचे को हुए नुकसान के कारण सामान्य स्थिति की उम्मीदें और भी टल गई हैं। इस बाधा पर कमोडिटी बाजारों ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। मार्च तक ब्रेंट और WTI जैसे कच्चे तेल के बेंचमार्क साल की शुरुआत से क्रमशः 54% और 61% से अधिक बढ़ चुके थे। तरल प्राकृतिक गैस में चौंकाने वाली 81% की छलांग आई और डीजल, पेट्रोल और हीटिंग ऑयल जैसे परिष्कृत ईंधनों में भी वैश्विक स्तर पर उतनी ही नाटकीय बढ़ोतरी देखी गई। यहाँ तक कि कोयला, जिसे अक्सर ऊर्जा का बैकअप स्रोत माना जाता है, ने भी वैश्विक स्तर पर 23% की वृद्धि दर्ज की। दिलचस्प बात यह है कि वैश्विक कृषि जिन्सों और कीमती धातुओं में ऐसी तेजी नहीं देखी गई। सोना, जो आमतौर पर वैश्विक तनाव के दौरान चढ़ता है, वास्तव में कमजोर हुआ, क्योंकि पिछले महीनों में जमा हुई सट्टा लंबी पोजीशनों की अनवाइंडिंग हुई। कीमत में वृद्धि, इसका लागतों और इन्फ्लेशन पर सीधा असर पड़ता है। इससे वैश्विक मॉनेटरी पॉलिसी की उम्मीदों में बदलाव आया है। ईजिंग की उम्मीदें फीकी पड़ गई हैं और कुछ बाजारों में सावधानी पूर्वक दरों में बढ़ोतरी की संभावना को शामिल किया जा रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका अब बाजार की उम्मीदों के अनुसार फेडरल रिजर्व जून 2027 तक दरों को स्थिर रखने की संभावना है, जबकि पहले 75 बेसिस पॉइंट की कटौती की उम्मीद थी। बाजार को उम्मीद है कि अगले 6 महीनों में अधिकांश अर्थव्यवस्थाएं ब्याज दरें बढ़ाएंगी। वित्तीय बाजारों को स्थिरता पाने में कठिनाई हो रही है। इतिहास में जब भी भू राजनीतिक अनिश्चितता रही है, निवेशक सुरक्षित ठिकाने के रूप में गवर्नमेंट बॉन्ड और सोने पर भरोसा करते हैं। हालांकि इस बार बॉन्ड बिल्कुल भी स्थिर नहीं रहे। तेल की बढ़ती कीमतों ने इन्फ्लेशन की आशंकाओं को बढ़ाया और विकसित तथा उभरती अर्थव्यवस्थाओं में यील्ड्स को ऊपर धकेल दिया। सोना, जो आमतौर पर मजबूत होता है, इस बार अपनी पारंपरिक रक्षात्मक भूमिका निभाने में असफल रहा। ऐसे माहौल में जो एकमात्र भरोसेमंद है जो उभरा, वो था अमेरिकी डॉलर, जो वैश्विक निवेशकों की सुरक्षा की ओर भागने के कारण मजबूत हुआ। 70 के दशक की शुरुआत से वैश्विक तेल कीमतों में वृद्धि का इतिहास ये दिखाता है
जबकि इन दशकों में सबसे लगातार बिकने वाला विषय ये है कि मांग की गतिशीलता, खासकर वे जो वैश्विक व्यापार चक्र से जुड़ी है, अधिकांश प्रमुख तेल मूल्य परिवर्तनों की व्याख्या करती है। आपूर्ति में झटके मायने रखते हैं, लेकिन उनका प्रभाव काफी हद तक उपलब्ध अतिरिक्त क्षमता और भविष्य में संभावित कमी की उम्मीदों पर निर्भर करता है। इस बार क्योंकि हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य सीधे तौर पर प्रभावित है और कोई भी अतिरिक्त क्षमता नहीं है जो इस रुकावट की भरपाई कर सके, अगर ये जल डमरू मध्य व्यावसायिक रूप से अनुपलब्ध रहता है तो तेल की कीमतें तब तक बढ़ती रहेंगी जब तक वे वैश्विक मांग को दबाना शुरू नहीं कर देती, जिससे मंदी जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। यहाँ तक कि जब संघर्ष स्थिर हो जाएगा, देशों से उम्मीद की जाती है कि वे आक्रामक रूप से अपने भंडार का पुनर्निर्माण करेंगे, जिसका मतलब है कि कीमतें काफी समय तक ऊंची बनी रह सकती हैं। इसलिए हॉर्मुज़ जल डमरू मध्य को जल्दी से व्यावसायिक रूप से सक्षम बनाना वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। भारत के लिए इस व्यवधान के परिणाम विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। भारत अपने कच्चे तेल की आवश्यकताओं का 89% आयात करता है और खाड़ी क्षेत्र इसका सबसे महत्वपूर्ण आपूर्तिकर्ता बना हुआ है। भारत को 5 प्रमुख जोखिम चैनलों का सामना करना पड़ता है। पहला, तेल और अन्य वस्तुओं के आयात की बढ़ी हुई लागत तुरंत ही आयात बिल को बढ़ा देती है। दूसरा, ऊर्जा आपूर्ति की भौतिक कमी से औद्योगिक और सेवा क्षेत्रों को परिचालन में बाधा आती है, जिससे भारत के आर्थिक उत्पादन पर असर पड़ता है। तीसरा, जब गैस की आपूर्ति तंग हो जाती है तो उर्वरक की कीमतें बढ़ जाती हैं, जिससे सरकार के लिए सब्सिडी की आवश्यकता बढ़ जाती है। कुल मिलाकर फिस्कल स्थिति खराब हो जाती है। चौथा, भारत की मध्य पूर्व को होने वाली निर्यात, जो इसके कुल निर्यात का लगभग 14% है, को लॉजिस्टिक्स में देरी और मांग में कमी का सामना करना पड़ता है। अंत में इस क्षेत्र से आने वाले प्रेषण, जो भारत के कुल प्रेषण का लगभग 40% है, के धीमे होने की उम्मीद है, क्योंकि खाड़ी में आर्थिक गतिविधियों में बाधा आ रही है। सरकार ने उद्योगों के लिए ऊर्जा की उपलब्धता को सीमित कर दिया है, जबकि घरों पर प्रभाव को कम करने की कोशिश की जा रही है। उद्योगों के भीतर भी प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की जा रही है। इसके अलावा सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क प्रति लीटर 10 रुपए कम कर दिया है, जिससे सालाना राजस्व में 1.7 ट्रिलियन रुपए की कमी आएगी। इसकी भरपाई के लिए डीजल और एटीएफ निर्यात पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाए जा रहे हैं। आरबीआई रुपए की अस्थिरता को रोकने की कोशिश कर रहा है, बैंकों की नेट रुपए ओपन पोजीशन को ऑनशोर डिलीवरेबल्स में सीमित करके। कुल मिलाकर आपूर्ति को सीमित करने, घरों पर मूल्य झटकों को कम करने और वित्तीय बाजार को यथासंभव स्थिर करने का प्रयास किया जा रहा है। कच्चे तेल की कीमत में हर $10 की बढ़ोतरी पर भारत का करंट अकाउंट डेफिसिट सालाना लगभग $15 अरब बढ़ जाता है। जैसे जैसे खाड़ी देशों में आर्थिक गतिविधि धीमी पड़ती है, प्रेषण में भी उल्लेखनीय गिरावट आ सकती है। अगर मान लिया जाए कि कच्चे तेल की कीमतें 3 महीने तक ऊंची बनी रहती हैं और फिर स्थिर होती हैं, तो करंट अकाउंट डेफिसिट FY27 में जीडीपी के 2% तक बढ़ सकता है। ये 1% अंक की बढ़ोतरी है। विदेशी पोर्टफोलियो निकासी पहले ही फिर से शुरू हो चुकी है, जिससे इस साल की शुरुआत में हुए यूएस इंडिया ट्रेड डील के बाद मिली बढ़त उलट गई है। संरचनात्मक रूप से भारत का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स नगण्य शुद्ध एफडीआई प्रवाह के कारण खराब हुआ है। डॉलर में उधारी अभी भी आकर्षक नहीं है दोस्तों, कॉर्पोरेट्स के लिए भी। और भले ही करंट अकाउंट में संरचनात्मक सुधार हुए हैं, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट, जो फाइनेंशियल ईयर 1974 के बाद पहली बार नकारात्मक है, रुपए पर दबाव डाल रहा है। 20 मार्च 2026 तक स्पॉट एफएक्स रिजर्व्स 698 अरब यूएसडी पर हैं, लेकिन जनवरी 2026 के अंत तक
68 अरब यूएसडी की फॉरवर्ड देनदारियां, जो मार्च तक अनुमानित 20 से 25 अरब डॉलर और बढ़ सकती हैं, प्रभावी रिजर्व्स को काफी कम कर देती हैं। नतीजतन रुपया वैश्विक झटकों के प्रति संवेदनशील बना हुआ है और हमें उम्मीद है कि ये अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 96 तक फिसल सकता है। ये अगले कुछ महीनों में हो सकता है। FY26 में अनुमानित 7.8% की तुलना में FY27 में ग्रोथ लगभग 6.9% तक धीमी होने की उम्मीद है। ये मंदी केवल ऊंची कीमतों के कारण नहीं होगी, बल्कि आपूर्ति संबंधी बाधाओं के कारण भी होगी। औद्योगिक उत्पादन कमजोर पड़ सकता है, खासकर ऊर्जा निर्भर क्षेत्रों में। रिटेल और हॉस्पिटैलिटी व्यवसाय पहले से ही एलपीजी की कमी के दबाव को महसूस कर रहे हैं और सप्लाई साइड की बाधाएं सेवाओं और मैन्युफैक्चरिंग दोनों को प्रभावित कर सकती हैं। सफेद, जहां कृषि फिलहाल अपेक्षाकृत स्थिर दिख रही है, वहीं मौसम संबंधी जोखिम खरीफ सीजन में अब भी चुनौतियां पैदा कर सकते हैं। WPI में तेजी से बढ़ोतरी होने वाली है, जो मुख्य रूप से इनपुट और ऊर्जा लागत बढ़ने के कारण 8 से 10% तक पहुंच सकती है। उपभोक्ता इन्फ्लेशन पर असर थोड़ा जटिल है। फिलहाल खुदरा ईंधन की कीमतों को सीमित रखा गया है। हालांकि प्रतिकूल आधार और एल नीनो की संभावना के कारण खाद्य इन्फ्लेशन में काफी बढ़ोतरी हो सकती है। कोर इन्फ्लेशन भी संभवतः और ऊपर जाएगा, क्योंकि कंपनियां धीरे धीरे बढ़ी हुई इनपुट लागत को आगे बढ़ा रही हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आरबीआई अप्रैल 2026 में यथावत रहेगा और तटस्थ रुख बनाए रखेगा, जबकि वो विकास और इन्फ्लेशन दोनों की चिंताओं को उजागर करेगा। वर्तमान शुरुआती स्थिति कुछ सुरक्षा देती है, जिसमें रेपो रेट 525 पर और सीपीआई इन्फ्लेशन 375 पर है एज ऑफ फेब 2026। वास्तविक दरें 1.5% पर सकारात्मक हैं। अगर वैश्विक ऊर्जा की ऊंची कीमतें एक तिमाही से अधिक समय तक बनी रहती हैं या वैश्विक खाद्य इन्फ्लेशन में तेज उछाल आता है, तो आरबीआई द्वारा जल्दी दर बढ़ोतरी की संभावना बढ़ जाती है। इस चरण में हम FY27 में लगभग 50 बेसिस पॉइंट की दर बढ़ोतरी की उम्मीद करते हैं। ये कहा जाए तो एक बीओपी डेफिसिट रुपए की लिक्विडिटी को बाहर खींच लेगा और लगातार ओएमओ परचेजेस की आवश्यकता होगी, यहाँ तक कि FY27 में भी। कॉर्पोरेट इंडिया में इसका प्रभाव अलग अलग सेक्टरों में काफी भिन्न है। तेल उत्पादक कंपनियां ऊंची कीमतों से अस्थायी रूप से लाभ कमा सकती हैं, हालांकि इस अप्रत्याशित मुनाफे पर टैक्स लगने से उनके मुनाफे में कमी आ सकती है। दूसरी ओर तेल विपणन कंपनियों को भारी अंडर रिकवरी का सामना करना पड़ता है। यात्रा और पर्यटन, एयरलाइंस, होटल, रेस्तरां, केमिकल्स, उर्वरक और सिंथेटिक वस्त्रों को ऊंची ऊर्जा लागत या आपूर्ति की कमी के कारण गंभीर दबाव का सामना करना पड़ सकता है। टेक्नोलॉजी, टेलीकॉम, फार्मास्यूटिकल्स और पावर अपेक्षाकृत इंसुलेटेड है, हालांकि उन्हें हल्के लागत दबाव देखने को मिल सकते हैं। मेटल्स एंड माइनिंग को आपकी उच्च वैश्विक कमोडिटी कीमतों से लाभ होने की संभावना है। इक्विटी बाजारों पर वैल्यूएशन का दबाव है। ऐतिहासिक रूप से जब कच्चे तेल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर जाती हैं, तो ये भारत के बाहरी क्षेत्र और कॉरपोरेट लाभप्रदता पर भारी असर डालता है। हालांकि कच्चे तेल की कीमतों में अस्थायी उछाल अक्सर खरीदारी के अच्छे मौके पैदा करता है, जैसा कि 2022 में रूस यूक्रेन संघर्ष के दौरान देखा गया था। मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स ऊर्जा से जुड़े दबाव के समय लार्ज कैप्स की तुलना में अधिक तेजी से गिरते हैं, जिससे आकर्षक एंट्री पॉइंट्स बन सकते हैं। एक बार जब स्थिति स्पष्ट हो जाती है, हालांकि ओमिस सरकार को समर्थन प्रदान करते हैं। बॉन्ड्स, फिस्कल स्लिपेज का बढ़ता जोखिम, ऊंची इन्फ्लेशन, कमजोर रुपया, निजी और सरकारी दोनों क्रेडिट में एक साथ वृद्धि
और GSEC वैल्यूएशन का बिगड़ना। ये सभी तर्क देते हैं कि FY27 में ब्याज दरों की टर्म स्ट्रक्चर में ऊपर की ओर झुकाव रहेगा, भले ही पॉलिसी रेट में बढ़ोतरी सीमित ही क्यों न रहे। सबसे बड़ा सवाल जो हर कोई पूछ रहा है वो ये है कि ये संघर्ष कितने समय तक चलेगा। ऊर्जा कीमतों में तेज बढ़ोतरी सीधे तौर पर वैश्विक GDP को नुकसान पहुंचाती है और राजनीतिक पुनर्विचार के लिए मजबूर करती है। इसके अलावा जब अस्थिरता असहनीय हो जाती है तो बाजार खुद भी तेजी से बातचीत के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। अगर ये संघर्ष 2 से 3 महीनों से अधिक चलता है तो वैश्विक मंदी का जोखिम तेजी से बढ़ जाता है, जिससे प्रमुख वैश्विक खिलाड़ियों के लिए समाधान और भी जरूरी हो जाता है। 2026 का मध्य पूर्व में चल रहा ये भीषण संघर्ष महज एक साधारण और सामान्य भू राजनीतिक तनाव का केंद्र बिंदु मात्र नहीं रह गया है। इसने प्रभावी रूप से दुनिया के सबसे संवेदनशील ऊर्जा चोक पॉइंट को प्रभावित किया है। वैश्विक बाजारों के लिए इसका मतलब है वास्तविक आपूर्ति संकट, अप्रत्याशित कमोडिटी बाजार, बाधित हेजिंग गतिशीलता और भू राजनीतिक जोखिम मूल्य निर्धारण का पुनर्मूल्यांकन। भारत के लिए इसके निहितार्थ और भी गहरे हैं, जो ऊर्जा सुरक्षा, फिस्कल स्थिरता, मुद्रास्फीति, विकास, कॉरपोरेट आय और मुद्रा की मजबूती को प्रभावित करते हैं। ये एक ऐसा क्षण है जिसमें चपलता, विविधीकरण और विवेकपूर्ण जोखिम लेने की आवश्यकता है। इस महीने के लिए विदा जेते हैं। इस जानकारी को सुनने और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।